हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हो। देखिए हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेलो। अगर ये एक्ट, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, आपका किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टॉप 100 एमसीक्यूज कर रहे हैं जिसमें से 50 हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो बचे हुए 50 हैं वो आज हम ये सॉल्व करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना बैरेक्ट हमेशा अपने पास रखना, ठीक है। बैरेक्ट हमेशा रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती स्टूडेंट की कोई भी गलती हो, ठीक है। हम साथ के साथ बैरेक्ट से क्रॉस चेक करते हुए चलते हैं। हमने क्वेश्चन 50 तक तो लगा दिए थे, अब हमें क्या करना है, 51 से अपना स्टार्ट करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैं आपको ये लेक्चर कराऊंगी। क्वेश्चंस हमने लास्ट कर लिया था सेक्शन क्वेश्चन 50। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, अंडर सेक्शन 32 विद इन व्हाट पीरियड कैन द अथॉरिटी इशू अ नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। मैंने आपको जब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 के एमसीक्यू कराए थे, इससे पहले जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सेक्शन 31, 32 और 33 को याद करने की, ठीक है। वो क्या थी? ओआरएस नहीं, पीआरएस, ठीक है। ओआरएस याद नहीं रखना, आपको पीआरएस याद रखना है, ठीक है। पीआरएस सेक्शन 31 पी, सेक्शन 32 आर और सेक्शन 33 इज एस। पी स्टैंड फॉर व्हाट? पी मींस, बताइए, पेनल्टी, ठीक है। पी से क्या है? पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आर से क्या है? आर का मतलब हो गया रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। फिर क्या है? एस, एस का मतलब क्या हो गया? स्टॉप अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। तो सेक्शन 32 किस बारे में बात कर रहा है? अब आप याद रखना, सेक्शन 31, 32, 33 पीआरएस, जो रिमूवल कराना, जो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हुई है उसका रिमूवल। तो देखिए ये सेक्शन कहता है कि अंडर सेक्शन 32 विद इन व्हाट पीरियड कैन द अथॉरिटी इशू अ नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपने कितना टाइम पढ़ा था इसके अंदर? अरे आंसर देख लिया आपने, कोई बात नहीं। 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स? तो ये तो आंसर आपने देख ही लिया है, ठीक है। इसका आंसर है 10 ईयर्स। अब मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ, जब हमने पेनल्टी कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने पेनल्टी कितनी पढ़ी थी? 15 दिन से 45 दिन तक की क्या है, इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकती है, यही पढ़ा हमने। और मिनिमम 25,000 रुपए तक का फाइन, और कंटिन्यू ऑफेंस करोगे तो 500 रुपए पर डे। ये हमने सेक्शन 31 में पढ़ा। सेक्शन 32 ने क्या बोला कि हमने आपको क्या नोटिस भेजा था, किस चीज का, कि ये आप जो आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट किया इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो आप इसको नोटिस भेज रहे हो, ये अनऑथराइज डेवलपमेंट को रिमूव कर दो, ये नोटिस आप अनऑथराइज डेवलपमेंट जब से हुई है उसके कितने टाइम के अंदर अंदर तक भेज सकते हो? तो इसका आंसर 10 साल है। जैसे कि अगर आज किसी पर्सन ने अनऑथराइज डेवलपमेंट की है तो आने वाले जो आज से स्टार्ट होकर जो 10 साल है उसके बीच में, क्योंकि 10 साल के बाद तो 10 साल के बाद तो मतलब कि आप सो रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपके एरिया में अनऑथराइज डेवलपमेंट हो गई। अब तो इसीलिए 10 साल का टाइम दिया गया है। 10 साल भी वैसे बहुत ज्यादा दे दिए गए हैं। अगर कोई अनऑथराइज डेवलपमेंट हो रही है तो तुरंत काम होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? अथॉरिटी, ठीक है, अनऑथराइज डेवलपमेंट होने की तिथि से 10 वर्षों के अंदर रिमूवल का जो है नोटिस जारी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। इफ परमिशन अंडर सेक्शन 32 क्रॉस 3 इज ग्रांटेड। अब सेक्शन 32 आपको याद है, रिमूवल ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर परमिशन जो है ग्रांट कर दी जाती है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नोटिस। अब देखो, मैं आपको एक बात आज ना क्लियर कर देती हूँ, और मैं आपको ना किसी डाउट में नहीं रखना चाहती हूँ। देखिए सिंपल एमसीक्यू बनाकर मैं आप लोगों के साथ ना मतलब वही चीज की मैं आप लोगों का ना मॉरल जो है बिना मतलब में हाई नहीं कर दूंगी कि सिंपल सिंपल एमसीक्यूज बना दिए और आप फिर उसको लगा रहे हो और आपका एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं रखूंगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का एक लेवल है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले इससे की जो पहले की जो चीजें मैंने आपको समझा रखी है वो पता होनी जरूरी है। अब जितने भी स्टूडेंट
मेरी लेक्चर सीरीज ले चुके हैं उनको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम ही इस तरीके से हुआ है। तो मैं पहले आपको समझाती हूँ। इसमें कहा गया, अभी परमिशन की बात हो रही है और आपने तो सिर्फ इतना ही पढ़ा है, अनऑथराइज डेवलपमेंट का रिमूवल करा दो, रिमूवल कराने के लिए नोटिस जारी कर दो, नोटिस भी 10 साल के अंदर अंदर तक हो जाना चाहिए। व्हाट अबाउट दिस, परमिशन की बात कहां से है? देखिए ये सेक्शन ये कहता है अगर किसी पर्सन ने अनऑथराइज डेवलपमेंट कर भी ली है, ठीक है, अनऑथराइज डेवलपमेंट क्या है, कर भी ली है, तो भी अगर वो चाहे तो सेक्शन 17 के तहत अप्लाई कर दे। ठीक है, हमने सेक्शन 17 में क्या पढ़ा था कि कोई भी पर्सन या कोई भी अथॉरिटी बिना, कोई भी पर्सन और कोई भी लोकल अथॉरिटी वगैरह जेडीए की अथॉरिटी के बिना कोई भी डेवलपमेंट नहीं करेगी। सेक्शन 17 हमने जनरल क्लॉज पढ़ा था, मतलब परमिशन लो डेवलपमेंट करो। लेकिन सेक्शन 32 में क्या कहा, आपने सेक्शन 17 में परमिशन नहीं ली तो आपका हम क्या कर रहे हैं, अब आपको इसको रिमूव करो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पर्सन ये बोले ठीक है सर मैंने तब नहीं ली थी परमिशन, ये एक अनऑथराइज डेवलपमेंट है, लेकिन हम इस अनऑथराइज डेवलपमेंट को ऑथराइज भी तो करा सकते हैं। कैसे? सेक्शन 17 में हम अब अप्लाई कर देते हैं। तो सेक्शन 17 में अगर वो पर्सन अप्लाई कर देता है कि ये जो परमिशन थी, ये जो परमिशन है आप मुझे ग्रांट कर दो, ये डेवलपमेंट जो मैंने की है इसके लिए परमिशन अब ग्रांट कर दो, तो अगर परमिशन मिल जाती है कि ठीक है आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट की थी, कोई बात नहीं, अब हम सेक्शन 17 के तहत, क्योंकि आपने हमारे पास एप्लीकेशन लगाई, अब हम आपको क्या कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं। तो अब उस नोटिस का क्या, जो नोटिस भेजा गया था पहले कि इसको आप रिमूव कर दो, अब दो चीजें तो साथ साथ नहीं चल सकती। एक जगह एक तरफ आपने रिमूवल का नोटिस भेज रखा है, एक तरफ वो पर्सन परमिशन भी ले आया, तो अब क्या होगा, तो अगर परमिशन मिल गई तो अब वो जो नोटिस है ना, उस नोटिस का इफेक्ट क्या होगा, नोटिस स्टैंड्स विथड्रॉन। देखिए इसका सी है, ठीक है, नोटिस स्टैंड्स विथड्रॉन। यदि रिटेंशन की परमिशन मिल जाती है, ठीक है, कि अब जो आपने ढांचा ये बना दिया है, स्ट्रक्चर जो है आपने ये डेवलप कर दिया है, अब ये इसको आप रिटेन कर सकते हैं, इसकी परमिशन अगर आपको मिल जाती है सेक्शन 17 के तहत, अब रिमूवल नोटिस क्या है, अपने आप ही वापस माना जाएगा। आया क्वेश्चन समझ? सोचो कितनी क्लैरिटी चाहिए। और मैं आपको अभी भी एक बात क्लियर कर देती हूँ, जितना सिंपल एमसीक्यू आप अपना से स्ट्रेट पढ़ के जा रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस अगर आपके माइंड में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। और आप अगर अभी भी सोच रहे हैं कि बहुत टाइम है, तो देखिए अब टाइम नहीं है। जितने भी मैं आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ वो सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी टेस्ट सीरीज भी लगाइए। मैंने अपनी टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई हुई है, काफी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में नोट्स के साथ प्रिपेयर करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। मैंने ये नोट्स भी हैं जो अवेलेबल कराए हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने 5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 32, ये जो क्वेश्चन से मैं इस सेक्शन से मैंने इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम किए ना, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, अंडर सेक्शन 32 expenses incurred by the authority for the demolition are recoverable as। अब ये क्वेश्चन कह रहा है धारा 32 के अंतर्गत विध्वंस पर हुआ व्यय किस रूप में वसूला जाएगा। तो देखिए अनऑथराइज डेवलपमेंट की आपने, ठीक है, अनऑथराइज डेवलपमेंट की आपने, आपको नोटिस भेजा गया कि इसको आप क्या करो, आप इसको रिमूव कर लो। आपने रिमूव नहीं किया, अथॉरिटी ने कहा कोई बात नहीं आप नहीं कर रहे रिमूव, ठीक है हम कर देते हैं। अब अथॉरिटी ने आपके द्वारा हुई अनऑथराइज डेवलपमेंट को अपने पैसों से उस टाइम पर रिमूव करा दिया। तो अब तो ऐसा है नहीं कि आपको जो है अथॉरिटी छोड़ देगी, वो अपना पैसा क्यों खर्च करेगी आपके ऊपर, आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट की थी, खर्चा अथॉरिटी का हुआ। तो अब जो एक्सपेंसेस हुए हैं ना ये वसूले जाएंगे, कैसे, सिविल डेट की तरह, टैक्स अरियर की तरह, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह, या फिर कोर्ट फाइन की तरह। बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर है सी, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर किए जाएंगे। ठीक है, याद रखना है आपको, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह, ठीक है। तो अथॉरिटी द्वारा किया गया खर्च भू राजस्व बकाया की तरह वसूल किया जाएगा। ये जितने भी मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं ना सेक्शन 32 के सामने,
इस तरीके से देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करके लिखा है पूरा, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे नोटिस लिखा, फिर उसके बाद ठीक है कंटिन्यूइंग लिखा, ऑफेंस कर रहे तो 25,000 रुपए, उसके बाद रिमूवल किया विद इन 10 ईयर्स, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये कीवर्ड्स लिख लेना, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन एम्पावर्स द अथॉरिटी टू स्टॉप अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट? स्टॉप आपको याद होगा क्योंकि मैंने अभी एक ट्रिक से समझाया था आपको, पीआरएस सेक्शन 31, 32, 33। 33 क्या था? स्टॉप। सेक्शन 33 क्या था? स्टॉप व्हाट? स्टॉप अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। जब अथॉरिटी आपसे ये कह रही है कि आप ये अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को क्या है, स्टॉप कर दो, अनअधिकृत विकास को रोकने की शक्ति किस धारा में? सिंपल सा आपको पता है, ना तो सेक्शन 31 है, ना 32 है, ना ही 34 है। इसका आंसर है सेक्शन 33, पीआरएस। ठीक है, तो सेक्शन 33 स्टॉप डेवलपमेंट नोटिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर कंपोजिशन ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट? ठीक है, कंपोजिशन मतलब हो गया एक तरीके से कंपाउंड। अगर आपने कोई अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर भी दी है तो उसका संयोजन का प्रावधान किस धारा में है? तो देखिए, अब आप सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तो भी अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। 32, 33 नहीं है, ये बात आपको पता है। अब देखिए, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स रिकॉर्ड पहले वाले लेक्चर्स देख रखे हैं, आपको पता है कि जो सेक्शन 33A है वो 2001 में ऐड हुआ था। ठीक है, और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट, आप मुझे ये बताना कि जो ये सेक्शन 33 है, जैसे मैंने आपको बताया 2001 में इसको ऐड किया गया था, तो आप भी क्रॉस चेक करो अपने वेयरएक्ट से कि क्या ये 2001 ही है। ठीक है, और मैं अगर आपको बोलती हूँ ना तो आप उसका रिप्लाई किया करो, ताकि फिर मुझे भी पता लगे ना कि आप स्टूडेंट इसको देख रहे हो या आपके लिए काफी यूजफुल है। सिर्फ ऐसे देखकर आप चले जाते हैं, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर कंपोजिशन ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट? 32, 33 नहीं है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि ये कंपाउंडिंग वाली बात है ना, ये बहुत एक स्टैंडर्ड चीज है कि आप इन सब चीजों के साथ भी कंपाउंड करने का मौका दे रहे हैं। तो ये बात सिर्फ 2001 में ऐड की गई। ठीक है, कब की गई? 2001 में, और ये नया सेक्शन है तो इसलिए फिर 33A हुआ। ठीक है, सेक्शन 33A के तहत निर्धारित राशि लेकर मामले का निस्तारण भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन अंडर सेक्शन 34A अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट मे बी सील्ड? देखो, एक बात बता रही हूँ, दो चीजें ऐसी हैं, आप ना हमेशा वो भी चीजें याद रखो जो बाद में ऐड की गई है। मैं आपको चार चीजें बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको चारों चीजें याद रखनी है। सेक्शन 33A, सेक्शन 34A और सेक्शन 37A और सेक्शन 37B। लाइन से याद रखो। सेक्शन 33 हमने क्या कैसे याद रखना है? कंपाउंडिंग से। फिर आ जाओ सेक्शन 34A, वो किससे रिलेटेड है? सील से रिलेटेड है। अब सेक्शन 34A किससे रिलेटेड है? सील से रिलेटेड है, जो 2010 में ऐड हुआ। फिर मैंने आपको क्या बताया? 37A और 37B, ये दोनों बहुत ही डेवलप्ड कॉन्सेप्ट आए हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड। ये सेक्शन 37A कहता है आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे अगर 300 यार्ड से आपका स्क्वायर मीटर जो है उससे ज्यादा है प्लॉट, है ना। तो और सेक्शन 37B ने बताया था कि पार्किंग स्पेस आप अवेलेबल कराएंगे। जो 37A और 37B भी ये जो है 2010 में ऐड हुए, तो याद रखो, सेक्शन 33A, सेक्शन 34A, सेक्शन 37A और सेक्शन 37B, ये सारे 2010 में ऐड हुए हैं, सिर्फ क्या छोड़ के? सेक्शन 33A। ठीक है, सेक्शन 33A को छोड़कर, क्योंकि सेक्शन 33A सबसे पहले आया, तो सबसे पहले ही फिर वो 2001 में ही इंट्रोड्यूस हुआ, इंसर्ट हुआ। अब देखो, सेक्शन 34A अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट मे बी सील फॉर विच पर्पस? आप ये जो सेक्शन 34A है उसके अंतर्गत अनअधिकृत अनअधिकृत विकास को किस उद्देश्य से सील किया जा सकता है? आप इसको किस उद्देश्य से सील कर रहे हैं सेक्शन 34A में? तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए, या फिर इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, और डिस्प्यूट को प्रिवेंट करना है इसलिए, या फिर एक्विजिशन प्रोसीडिंग के लिए? आंसर इसका सी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिंग का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना है तथा विकास की प्रकृति एवं सीमा पर विवाद रोकना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन ऑर्डर रिमूवल ऑफ सील अंडर सेक्शन 34A?
देखिए कोई आया पर्सन, आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट की हुई थी, ठीक है, कोई भी अथॉरिटी आई, कोई भी ऑफिसर आया, आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट की थी, वहां पर वो सील लगा के चले गए। अब सील लगाई है, ठीक है, सील लगा दी है अनऑथराइज डेवलपमेंट पर, उसको रिमूव करने की पावर किसके पास है? क्या ओनर खुद जाके रिमूव कर सकते हैं? बताइए। या फिर लोकल अथॉरिटी रिमूव कर सकती है, या फिर अथॉरिटी और ऑथराइज ऑफिसर रिमूव कर सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? बताइए इसका आंसर। वैसे तो आपने इसका आंसर देख ही लिया है, बट फिर भी देखिए, मैं अगर आप सेक्शन 34A को ओपन करेंगे ना, मैं एक चीज कंफर्म करना चाहती हूँ। देखिए सेक्शन 34A में क्या बोला है? वेयर एनी डेवलपमेंट हैज बीन सील्ड द अथॉरिटी और द ऑथराइज्ड ऑफिसर, ठीक है, or the officer authorized by in this behalf with prior permission of the state government or the officer authorized by in this behalf may for the purpose of removing or discontinuing such development order the seal to be removed। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ना तो ओनर है ना ही लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, क्या है, सिर्फ अथॉरिटी और सेक्शन 34 के अंदर क्या है, अथॉरिटी और अथॉराइज्ड ऑफिसर ये काम कर सकते हैं। और देखो अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ इसके अंदर, इसमें क्या कहा है, नो पर्सन शैल रिमूव सच सील एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय अंडर सबसेक्शन 2, ठीक है, या फिर एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब आप एक बात याद रखना, सेक्शन 2 में किसको पावर दी थी? अथॉरिटी को और अथोराइज्ड ऑफिसर को। और एक बात और कर दी, एक बात और बता दी है सेक्शन 3 में, इसके सबसेक्शन 3 में, कि अगर कोई पर्सन भी रिमूव करेगा ना सील को, तो वो तभी रिमूव कर सकता है या तो दो सेक्शन सबसेक्शन 2 के अंदर इनका अथॉरिटी और अथोराइज ऑफिसर का ऑर्डर आया है, या फिर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है। तो देखो यहाँ पर ओनर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को तो हटा दो, आपको लोकल अथॉरिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ट्रिब्यूनल, ठीक है, क्या यूज हुआ है? ट्रिब्यूनल। और देखो अगर आप यहाँ पे लोकल अथॉरिटी वर्ड देखेंगे, और अथॉरिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है हमारा? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो तीन चीजें याद रखना है, अथॉरिटी, अथोराइज्ड ऑफिसर और ट्रिब्यूनल, ठीक है। और अगर बाई चांस मैंने कभी लोकल अथॉरिटी बोला हो तो वो आपको नहीं उस पर मार्क नहीं करना है। ये मैंने आपको जो तीनों अथॉरिटी बताई है ना, ये मैं इतना क्लैरिटी के साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर आप बाहर आके ऐसे बोलते एग्जाम में कि बहुत टफ पेपर था, देखिए टफ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। तो सील हटाने की शक्ति केवल अथॉरिटी है, उसके अधिकृत अधिकारी को है, ठीक है, लेकिन सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल भी। इसलिए मैंने आपको ये सेक्शन ओपन करके बताया था, ताकि अगर मैंने इस पे अभी टिक करा के मैं निकल जाती ना, आपके माइंड में कभी नहीं आता कि ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है, आपको लगता है यही है, जबकि बेस्ट ऑप्शन पे जाए तो ये है, लेकिन पावर उसके पास भी है, इसलिए मैंने ओपन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील अगेंस्ट नोटिस अंडर सेक्शन 35, अपील अगेंस्ट नोटिस अंडर सेक्शन 35 लाइज बिफोर whom? अब देखिए सेक्शन 35 के जो नोटिस है उसके विरुद्ध अपील किसके समक्ष की जाती है। अब आपको एक बात बताती हूँ मैं, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि सेक्शन 35 है क्या। देखिए सेक्शन 35 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये बात करता है आपने की है ऑथराइज डेवलपमेंट, ठीक है, आपने क्या की है? ऑथराइज डेवलपमेंट, या फिर आप ऑथराइज तरीके से कोई लैंड को यूज कर रहे हैं। अब आ गया है नोटिस किसका? उसको रिमूव करने का। अभी तक तो अनऑथराइज डेवलपमेंट करी थी आपने, उसको रिमूव करने का ऑर्डर था, उसको स्टॉप करने का ऑर्डर था, ठीक है, उसको उस पर पेनल्टी लग रही थी। अब क्वेश्चन ये है, आपने ऑथराइज डेवलपमेंट की है, अब उस ऑथराइज डेवलपमेंट के, ठीक है, आपने की ऑथराइज डेवलपमेंट, और उस ऑथराइज डेवलपमेंट को रिमूव करने का आ गया नोटिस कि आप इस ऑथराइज डेवलपमेंट को रिमूव करो। अब आप तो ये कहेंगे ये तो ऑथराइज डेवलपमेंट है, हम तो सेक्शन 17 के तहत एप्लीकेशन लगाकर परमिशन लेकर आए हैं, फिर हमने ये डेवलपमेंट की है। अगर आप इस नोटिस के खिलाफ अपील फाइल करना चाहते हो तो कहां जाओगे? स्टेट गवर्नमेंट के पास, हाई कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल के पास, या चेयरमैन के पास? तो देखिए
एक बात याद रखना, आप जब अपील में जा रहे हो उस नोटिस में जहां पर आप क्या है, आपने ऑथराइज डेवलपमेंट की है, ऐसे में फिर आप क्या करेंगे, आप ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट तो क्या, स्टेट गवर्नमेंट लगता है आपकी साइड लेंगे? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट तो खुद आपके मतलब ऑथराइज डेवलपमेंट को हटवाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें जेडीए की, तो जेडीए को तो स्टैब्लिश गवर्नमेंट ही कर रही है ना, तो दोनों एक मतलब दोनों ही जो अथॉरिटी है वो आपके लिए थोड़ी ना ऑर्डर पास करेगी, इसीलिए फिर यहाँ पे मामला भेजा जा रहा है ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है, क्योंकि एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। तो धारा 35 के 2 के अनुसार अपील ट्रिब्यूनल में की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड दैट मस्ट बी गिवन इन अ नोटिस अंडर सेक्शन 35? आपने सेक्शन 35 का अगर नोटिस किसी पर्सन को दे भी दिया है, ठीक है, तो न्यूनतम कितनी अवधि देना आवश्यक है, ठीक है, कितना टाइम दोगे मिनिमम उसको, मिनिमम पीरियड जो आप नोटिस का दोगे कितना दोगे, तो 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन, तो उसको आप दोगे 30 दिन का मिनिमम पीरियड, ठीक है, 30 डेज का, मतलब नोटिस में एक माह दिन से कम समय नहीं दिया जा सकता। एक तो उस पर्सन ने ऑथराइज डेवलपमेंट की, अब उसको आप कह रहे हो रिमूव कर लो, एक महीने से कम का भी समय दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, एक महीने तो आपको कम से कम उसको देना ही होगा रिमूव कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी डिसाइड्स एंड अपील अंडर सेक्शन 35? सेक्शन 35 के अंदर कौन सी अथॉरिटी है जो अपील को डिसाइड करती है? धारा 35 की अपील का निर्णय कौन करता है? हम अभी पढ़कर आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसका आंसर है सी, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल नोटिस को कंफर्म, मॉडिफाई या क्वैश कर सकती है, ठीक है। अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि ये जो नोटिस भेजा रिमूवल का ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो क्वैश भी कर सकती है, लगेगा ठीक है तो कंफर्म भी कर सकती है, लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए तो चेंजेस भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद सैंक्शन फॉर सब डिवीजन ऑफ प्लॉट्स एंड लेआउट ऑफ प्राइवेट स्ट्रीट? देखिए ये ना डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि जो प्लॉट का उपविभाजन है तथा निजी सड़कों के लेआउट की स्वीकृति किस धारा में है? सेक्शन 35 में, सेक्शन 36 में, 37 में या फिर 38 में? तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए आपको पता है सेक्शन 35 मैंने आपको अभी बताया, सेक्शन 35 क्या था, ऑथराइज डेवलपमेंट की बात कर रहा था सेक्शन 35, तो फिर अब इसका आंसर है सेक्शन 36, ठीक है। तो सेक्शन 36 है वो बात करता है डेवलपमेंट कंट्रोल का महत्वपूर्ण प्रावधान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग? मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सेक्शन क्या था, उसको कब ऐड किया गया था? सेक्शन 36, सेक्शन 37, सेक्शन 37A और सेक्शन 37B। तो इसका आंसर है सेक्शन 37A। कब ऐड हुआ? 2010 में। जल संरक्षण हेतु, और वो कितना होना चाहिए प्लॉट? 300 स्क्वायर मीटर। जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान धारा 37A में है। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर पार्किंग स्पेस? बताइए पार्किंग स्पेस के लिए कौन सा सेक्शन है? 2010। एक बात और याद रख लेना, ये जो प्रोविजंस है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कराना है, पार्किंग स्पेस को अवेलेबल कराना है, सेक्शन 37A और सेक्शन 37B में, अगर आप इसका वायलेशन करते हैं तो 7 दिन तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। दोनों में 7 दिन दिए हुए हैं, और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सेक्शन 37A तो 7 आ रहा है तो 7 डे की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और साथ 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का फाइन। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये? इसी तरीके से आप, ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने नोट्स में लिखना है। देखो मैंने भी अपने बेयर एक्ट का जो है इंडेक्स में लिखा है, तो साथ के साथ आपको बता रही हूँ, इससे आपकी रिवीजन इतनी सॉलिड हो जाएगी ना, एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना आपको डाउट नहीं आएगा। और एक अच्छा एग्जाम तभी जाता है जब हमारा जो माइंड होता है वो किसी डाउट में नहीं होता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, नहीं, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ हमें पता है 2010 में ऐड हुआ था, 7 दिन तक की इम्प्रिजनमेंट थी, 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का फाइन था। 37A और 37B ये होता है तरीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच चैप्टर ऑफ द एक्ट डील्स विद प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स? बताइए, अब अधिनियम का वो कौन सा अध्याय है जो प्रोजेक्ट एंड स्कीम से संबंधित है? ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट और ये स्कीम वगैरह बनाई जा रही है ताकि ये जो प्लान्स वगैरह हमने पढ़े थे ना, एमडीपी और मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान, इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोजेक्ट एंड स्कीम बनाई जा रही है। तो ये किस चैप्टर में था? तो ये चैप्टर 5, 6, 7 या 8, इसका आंसर है सी, 7। ठीक है, चैप्टर 7। और इसका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 33, सेक्शन 38 से 43, क्योंकि आपको देखो वैसे भी याद रहेगा, हमने लास्ट क्या पढ़ा था? 37A और 37B। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? चैप्टर 7। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, सेक्शन 37 और नेक्स्ट चैप्टर 7। हो सकता है ना कि आपका चैप्टर से क्वेश्चन बन जाए, हमें थोड़ी ना पता कि क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो फिर ये वाला जो प्रोविजन था, ये जो सेक्शन 37A और B सब पढ़ रहे थे, ये किस चैप्टर में थे? ये चैप्टर 6 में थे। कहाँ थे? ये चैप्टर 6 में थे। और कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? सेक्शन 29 से सेक्शन 37B तक। फिर हमारा स्टार्ट हुआ सेक्शन 38 से, और चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 7, प्रोजेक्ट एंड स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद मेकिंग एंड कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम? अब आपको याद रहेगा कि जो चैप्टर 7 था वो प्रोजेक्ट एंड स्कीम से रिलेटेड था, तो उसका पहला सेक्शन 38 ही होगा ऑब्वियसली, मेकिंग एंड कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम, परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और उनकी अंतर वस्तु। ठीक है, सेक्शन 38, 39, 40, तो देखो आपको पता है सेक्शन 38। ठीक है, सेक्शन 38 प्रोजेक्ट और स्कीम की सामग्री एवं संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम? अभी तक हमने क्या पढ़ा? मेकिंग एंड कंटेंट्स। कंटेंट्स भी याद रखो, ठीक है, कंटेंट्स क्या होंगे प्रोजेक्ट एंड स्कीम के। फिर अब क्या है? प्रोजेक्ट एंड स्कीम की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो प्रिपरेशन किसमें है? तो 38 में तो नहीं होगा, 38 में तो अभी पढ़ कर आए हैं कि मेकिंग एंड कंटेंट्स है, तो सेक्शन 39, 40, 41, तो ऑब्वियसली सेक्शन 30 के बाद क्या है हमारा? सेक्शन 39 जो बात करता है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम। ठीक है, यही सेक्शन है जहां पर ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह को इनवाइट किया जाता है, फिर ये जो प्लान्स वगैरह होते हैं सब डिक्लेयर वगैरह होते हैं। ठीक है, ये वही सेक्शन है, सेक्शन 39। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंड यूज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ अ स्कीम? बताइए, योजना घोषित होने के बाद भूमि उपयोग पर प्रतिबंध किस धारा में है? अब देखिए, मैंने आपको सेक्शन 39 बताया था अभी। सेक्शन 39 में हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे प्रोजेक्ट की और स्कीम की, और साथ में मैंने आपको फिर क्या बताया था कि डिक्लेयर भी, ठीक है, डिक्लेयर भी इसी सेक्शन के तहत हो रहा है, सेक्शन 39 में। और फिर जो ऑब्जेक्शन वगैरह को भी इनवाइट सेक्शन 39 में किया जा रहा है। अब सेक्शन 40 ये कह रहा है, ठीक है, विच सेक्शन इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंड यूज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ अ स्कीम? अब कोई स्कीम जो है डिक्लेयर हो गई, ठीक है, सेक्शन 39 के अंदर कोई योजना है जो है घोषित हो गई, अब उसके बाद भूमि उपयोग पर प्रतिबंध किस धारा में है? तो ऑब्वियसली जब सेक्शन 39 में आपने डिक्लेयर कर दिया तो सेक्शन 40 में आपने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर दिया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया? इम्पोज कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सेक्शन 40। ठीक है, बी। इसी तरीके से आप याद रखना। ठीक है, देखिए ये सी इसका आंसर गलत है। ठीक है, आप इसका बी रखना। ठीक है, सेक्शन 40। ठीक है, इसको रिमूव। ठीक है, ये सेक्शन इसका 40 है, क्योंकि सेक्शन 41 में बात की गई है लैप्स ऑफ स्कीम की, और सेक्शन 40 में है रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्कीम। ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए देखो, डायरेक्ट मैंने किस लिए लिखा, अगर मैं डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कराती, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि गलती से क्योंकि पीडीएफ वगैरह सेट करना होता है जो भी है, तो हो जाता है ऊपर नीचे, तो अभी तक इसलिए हम डायरेक्ट से पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास ले ही रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। नेक्स्ट, विच सेक्शन डील्स विद मॉडिफिकेशन और विड्रॉल ऑफ अ स्कीम? योजना के संशोधन या वापसी से संबंधित। ठीक है, कौन सी धारा संबंधित धारा कौन सी है? 40, 41, 42, 43। 40 में हमने अभी पढ़ा रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड था। 41 मैंने आपको बता ही दिया था लैप्स ऑफ स्कीम। ठीक है, स्कीम का
व्यपगत होना, तो ये इसका आंसर क्या है, सेक्शन 42 अथॉरिटी योजना में संशोधन या उसे वापस ले सकती है। तो जो अब हमने देखो, सबसे पहली बात आप मेरे ध्यान से सुनना, सेक्शन 38 स्टार्ट हो रहा था हमारा किसका, प्रोजेक्ट और स्कीम से रिलेटेड था हमारा चैप्टर 7, प्रोजेक्ट और स्कीम से रिलेटेड था हमारा सेक्शन चैप्टर 7। किस सेक्शन से स्टार्ट हो रहा था, सेक्शन 38। सेक्शन 38 में हमने क्या पढ़ा, मेकिंग ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट एंड स्कीम से रिलेटेड है, तो मेकिंग ऑफ, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम, प्रिपरेशन एमटी, ठीक है, एमटी। फिर हमने क्या पढ़ा, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा लैप्स ऑफ स्कीम, अब स्कीम लैप्स कब करेगी, या फिर अगर हमें प्रोजेक्ट स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो सेक्शन 40, ठीक है। तो इसको आप डब्ल्यू से याद रखना, ठीक है, क्योंकि एम से तो आपको माइंड में कुछ भी बन सकता है, लेकिन डब्ल्यू से आपको याद रहेगा विड्रॉल की बात की गई है। और सेक्शन जो 43 वो सेविंग की बात करता है, ठीक है, सेविंग की, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, MPR LWS, आप इसके सामने इस तरीके से लिख लेना, MPR, MRP नहीं, MPR। जैसे मैंने आपको सेक्शन 31, 32, 33 बताया था, ORS नहीं, PRS। जब आप इस तरीके से याद करोगे ना ट्रिक को, ORS नहीं PRS, तो PRS याद रहेगा, MRP नहीं MPR, तो भी आपको याद रहेगा, M से मेकिंग, P से प्रिपरेशन, MPR, R पे रेस्ट्रिक्शन, MPR। फिर क्या बचा हमारा, LWS, L से आपको लैप्स याद रहेगा, W से आपको विड्रॉल याद रहेगा, और S से आपको सेविंग। इस तरीके से देखो चैप्टर है ना, उस चैप्टर के आगे आप इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। ये रहा MRP LWS, ठीक है। देखो जितनी भी चीजें होती है, मैं साथ के साथ आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। मतलब लोकल लॉज और माइनर लॉज पर तो आपकी इतनी अच्छी कमांड बन जाए ना कि आपका ऐसा माइंड फ्री हो जाए कि मुझे उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। मेजर आप लोग कर लेना, क्योंकि अभी मेजर के लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं मेजर की क्लासेस स्टार्ट करूँ। ऑल्दो स्टूडेंट्स ने काफी बोला है मैम मेजर भी करा दो इसी तरीके से, बट एक बार इस पे अच्छी कमांड हो जाए तो ठीक है। बाकी मैं एपीओ का आपको जरूर कराऊंगी, एक बार ये वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 1 मंथ के अंदर अंदर एपीओ का आपको मैं बहुत शानदार कमांड उस पर ऐसे ही कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section empowers the authority to purchase or lease land by agreement? समझौते द्वारा भूमि खरीदने या पट्टे पर लेने की शक्ति किस धारा में है? तो देखिए अब ये हमारा प्रोजेक्ट और स्कीम से रिलेटेड नहीं है ना, तो अब सोच लो फिर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट और स्कीम से रिलेटेड हमारा सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 43 तक था। सेक्शन 33 से लेकर क्या था, सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 38 से लेकर 43 तक था, सेक्शन 38 से लेकर 43 तक था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर 8। चैप्टर 8 जो बात करता है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड। अब देखो अगर आप जयपुर रीजन में डेवलपमेंट करने की बात करें, ये जेडीए क्या है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ही तो है कि आप डेवलप करना चाह रहे हैं जयपुर रीजन को। अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आप बाई चांस कहीं पे हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, कहीं पर आपको बिल्डिंग्स बनानी है, पार्क बनाना है, तो इन सब के लिए फिर आपको लैंड की जरूरत होगी। तो ये जो चैप्टर 8 है अब उसी लैंड को एक्वायर करने की बात कर रहा है, ठीक है, उसी लैंड को एक्वायर करने की बात कर रहा है। तो ये हमारा सेक्शन कहां से स्टार्ट हो जाता है, जो चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 को आप 8 को आप आधा करो, कैसे करोगे, 4 प्लस 4 होता है, तो ये भी हमारा 44 से स्टार्ट हो रहा है, और 44 से कहां तक जा रहा है, 54E तक, 44 से लेकर 54E तक। इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो समझो देखो अगर आपको याद होगा, मैंने जब लैंड एक्विजिशन एक्ट कराया था आपको, लैंड एक्विजिशन एक्ट बेसिकली क्या है, वो भी तो यही कहता है ना कि जब कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट करना चाहती है तो वो लैंड को एक्वायर कर सकती है। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट में जब हमने सेक्शन कवर किए थे तो वहां पर ये लिखा था कि गवर्नमेंट हमेशा ये ट्राई करे कि लैंड को एक्वायर करने से अच्छा उसको लीज पर ले ले। यही पढ़ा था ना हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट में। देखो मैं आपको लिंक करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपका ना ये माइंड है ना ये थोड़ा सा एक्टिव हो और शार्पनेस से काम करे। जब हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये बात पढ़ ली है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कभी भी कोई भी लैंड को एक्वायर कर रही है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, और अगर ऐसा हो सकता है कि लैंड को एक्वायर करने से मतलब बेटर है कि आप उस लैंड को लीज पर ले लो, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो यही बात जेडीए कह रहे हैं, जेडीए कह रहा है कि वो कौन सा सेक्शन है जो एम्पावर करता है अथॉरिटी को
कि आप लैंड को परचेज भी कर सकते हैं या फिर लैंड को लीज पर भी ले सकते हैं अग्रीमेंट द्वारा। दोनों चीज की बात हो गई। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 44, जो पावर दे रहा है टू परचेज और लीज बाय अग्रीमेंट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सेक्शन 44, अथॉरिटी अग्रीमेंट द्वारा भूमि को प्राप्त कर सकती है। चलो एक बार बेयर एक्ट खोलो आप लोग, ठीक है, और ये सेक्शन खोलो। मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन आपका पता है कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन बनेगा कि जो अग्रीमेंट से लैंड को परचेज करने की जो पावर है या लीज पर लेने की पावर है वो किसके पास है, और क्वेश्चन आपका लिखा जाएगा उस पे स्टेट गवर्नमेंट या मतलब कोई भी लोकल अथॉरिटी वगैरह कुछ भी, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है अथॉरिटी वर्ड यूज। अथॉरिटी मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एनी पर्सन फॉर द परचेज, लीज और एक्सचेंज बाय द अथॉरिटी फॉर फ्रॉम सच पर्सन ऑफ एनी लैंड विच द अथॉरिटी इज ऑथराइज्ड टू एक्वायर और एन इंटरेस्ट इन सच लैंड। अगर अथॉरिटी क्या है, अथोराइज है किसी लैंड को एक्वायर करने में, ठीक है, तो वो एक्वायर ना करके परचेज एक्वायर ना करके क्या कर सकती है, लीज पर भी ले सकती है, एक्सचेंज भी कर सकती है। किसके पास पावर है? अथॉरिटी वर्ड यूज हुआ है। क्या वर्ड यूज हुआ है? अथॉरिटी। ठीक है, याद रखना अथॉरिटी मतलब जेडीए की पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है क्लैरिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड एक्विजिशन फॉर जेडीए पर्पस इज, ठीक है, इज डन बाय हुम अंडर सेक्शन 45। धारा 45 के अंतर्गत जेडीए के लिए भूमि अधिग्रहण कौन करता है? अब सेक्शन 45 ये कह रहा है कि अगर जेडीए के लिए भूमि अधिग्रहण करना है तो कौन करेगा? अथॉरिटी करेगी, ट्रिब्यूनल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, नगर निगम करेगी। अब देखो सेक्शन बता दिया सेक्शन 45 के तहत, क्योंकि सेक्शन 44 में क्या बताया कि किसके पास पावर है, किसके पास पावर है कि अग्रीमेंट करके आप लैंड को परचेज और लीज पर ले सकते हो, किसके पास पावर है? तो सेक्शन 44 में अथॉरिटी के पास पावर है। सेक्शन 45 में के अंतर्गत जेडीए के लिए अगर कोई चाहे भूमि अधिग्रहण करना तो फिर वो कौन कर सकता है कि चलो जेडीए के लिए हमें भूमि अधिग्रहण करना है, तो और कौन कर सकता है? अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, या स्टेट गवर्नमेंट या नगर निगम। तो देखो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है सी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड सॉरी। तो ये अब आपको याद रखना है, सेक्शन 44 और 45 में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सेक्शन 45 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है? पावर है। अगर अथॉरिटी के प्रतिवेदन पर स्टेट गवर्नमेंट भूमि को अधिग्रहित कर सकती है। तो देखिए अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसके आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरीके से पढ़ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें हम बहुत अच्छी से तैयारी करेंगे। बाय बाय।